Good morning, everyone. Am I audible, Yashvi? Yes, Ashwin. Good morning, everyone. I welcome everyone on behalf of Trident's Wealth to today's session, India, a Decadal Opportunity. Before Kartik Mehta, our CIO PMS Fund Manager, begins his presentation, let me shed some light on today's topic. Over the past decade, India has emerged as a global powerhouse, and the coming decade also belongs to India. This acknowledgement is not just something we are saying, but it has also been recognized by global players. As the quote says, economic development is the key to unlocking a nation's true potential. This shows India is actively moving towards economic development. And it is also witnessed as the Indian government has introduced various schemes such as Digital India, Make in India, and PLI schemes to support our development. In today's webinar, we will show interesting insights about what makes India a decadal opportunity and the immense opportunity for individuals to grow their wealth over this decade. Mr. Kartik Mehta, our esteemed speaker, holds an engineering degree and a master's in finance. With 17 years of experience in equity market and research, he believes in balancing top-down and bottom-up approaches while never compromising on risk management, which has consistently generated excellent returns for our investors. Following his presentation, we will have a Q&A session. Now I hand over the mic to Mr. Kartik sir. Over to you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Thanks a lot for joining this informative session. जैसे कि अश्मी ने बताया, आज का प्रेजेंटेशन में हमने थोड़ा एक डिफरेंट डेटा माइन करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर बताऊंगा कि इंडिया का जो अभी प्रेजेंट पोजीशनिंग है ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स मतलब हमारा पॉपुलेशन मिक्स, हमारा इनकम मिक्स, हमारा जोनर मिक्स, ऑल एज मिक्स, वो सब चीजें मैटर करती है। अर्बनाइजेशन कैसा है, तो ये जो इंडिया का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में कैसा होगा, उसके सामने बाकी जो कंट्रीज है उसमें ये सिचुएशन कब था, और उसमें कुछ ऐसे डेटा आज मैं नए लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैंने पहले बताई थी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ और डिग आउट करके आपके सामने बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लेके आऊं, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे आपको सिंपल समझ में आ जाएगी कि इंडिया का जो ये रनवे टू ग्रोथ है वो बहुत लंबा जाने वाला है। और ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर ऑन द कस्प ऑफ, वो बोलते हैं ना हॉकी स्टिक या जे कर्व वाला जो हमारा जो साइकिल है, उसकी बिगिनिंग में हम है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। तो आने वाले मल्टीपल ईयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और ये पहला पार्ट होगा प्रेजेंटेशन का, फिर हम थोड़ा मार्केट के क्या ट्रिगर्स रहे पिछले 3 महीने में और आगे जाके क्या लगता है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर पोर्टफोलियो में क्या स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की पिछले 3 महीने में, पोर्टफोलियो में क्या क्या हमने एक्शंस लिए हैं, सेक्टर मिक्स कैसा है, हमारे रिटर्न्स कैसे है, एंड फाइनली हम निफ्टी के ऊपर ब्रॉडर हमारा जो प्रोप्राइटरी मॉडल है उससे हम एक रेंज निकालते हैं, वो आपको देंगे, और फिर हम Q&A रखेंगे। तो विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। Ashmi, this is visible, right? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you. So, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज अ डिकेडल अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे डेटा, 4 कंट्रीज के डेटा मैं आज लेके आया हूं, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया एंड आपका जो जापान। ये 4 कंट्रीज के जो डेटा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ये जो 4 कंट्री है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, उनका कंबाइंड पॉपुलेशन 28% से रिड्यूस होगा बिटवीन 2020 टू 2075। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बट 28% रिडक्शन of the population base of these 4 countries combined, and during the same period उनका जो ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी जो अभी 26.7% है, दैट विल रिड्यूस टू 17.4% एज पर गोल्डमैन सैक्स। तो ये जो पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होना,
एंड ग्लोबल जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होना वो कोई ऐसा नहीं है कि इंटरकनेक्टेड नहीं है, रेदर इट इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड, because lesser population means lower consumption domestically as well as lower productivity to some extent when you have a aging population. And अगर उनका ये चार कंट्री का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन जीडीपी के कम होता है तो सम फ्यू अदर नेशंस विल हैव टू कैच इट अप to make up the whatever amount is left on the floor. तो ये जो पूरा जो गेम होने वाला है उसमें इंडिया का बहुत लायन शेयर आगे जाके होगा, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन अ सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। अब ये देखिए डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर है। आई वांट यू टू फोकस अ लॉट ऑन दिस डेटा बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक जापान का ये डेटा है, कपल विद अ सिंगल चाइल्ड, मतलब एक कपल को एक मिनिमम एक चाइल्ड होता था 1980s में, वो ऐसा 42% ऑफ द हाउस होल्ड में वो रेशियो था कि एटलीस्ट वन चाइल्ड घर में था। आज वो रेशियो घट के 25% हो गया है। और सिंगल हाउस होल्ड माना पूरे घर में एक ही बंदा होगा, उसका रेशियो 20% हुआ करता था 1980s में, वो बढ़ के 38% हो गया है। और यू कैन इमेजिन कि जापान में 38% हाउस होल्ड ऐसे है जहां पे सिर्फ 1% इज लिविंग इन हाउस होल्ड, एंड विद सिंगल चाइल्ड और मोर देन वन चाइल्ड का जो रेशियो था 42% का, वो घट के 25% आ गया है। Now you come to Taiwan, the nuclear family, which used to be 47%, has now reduced to, let's say, 33%. And आपका जो सिंगल एंड चाइल्डलेस फैमिली जो बोलते हैं, उसका रेशियो 24% था 2001 में, वो बढ़ के 34% हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इवेंचुअली उनके फैमिली एक्सपांशन कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिंगल मेंबर ऑफ द फैमिली सर्वाइविंग, तो ये रेशियो बढ़ रहा है। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ना, हम आगे जाके देखेंगे। अभी साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो सिंगल हाउस होल्ड नंबर वॉज जस्ट 4.8% इन 1980, मतलब 42-43 ईयर्स अगो। और ये 2021 का डेटा है कि अभी वो रेशियो बढ़ के 33.4% हो गया है, एंड दिस इज अ डेटा फ्रॉम इकोनॉमिस्ट, सो क्वाइट ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो बहुत बड़ा जंप आया है सिंगल हाउस होल्ड में साउथ कोरिया में। चाइना में 2000 में सिंगल पर्सन यूज्ड टू बी 8.3% हाउस होल्ड वाइज कंट्रीब्यूशन। तो मतलब अगर 100 घर है तो आज 25.4% घर ऐसे है जहाँ पे सिर्फ 1% इज अकाउंटिंग इन अ हाउस, so living in a house. So that is a massive jump in the case of China as well. तो ये चारों कंट्री में एक आपने कॉमन पैटर्न देखी कि सिंगल पर्सन वाला हाउस होल्ड बढ़ रहा है, चाइल्ड वाला फैमिली जो है वो रिड्यूस हो रहा है। उसका क्या रीजन है? एक तो है रिवर्स डेमोग्राफिक, जो हमारे यहाँ पॉजिटिव है वहां पे अभी वो रिवर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, लेसर नंबर ऑफ मैरिजेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड रिड्यूसिंग बर्थ फर्टिलिटी रेट। Even more young people across the regions are marrying later or skipping marriage entirely. And ये बहुत बड़ी वरीसम चीज हो रही है। हमारे यहाँ तो मैरिज के ऊपर पूरी इंडस्ट्री थ्राइव करती है, एंड यहाँ पे ये नंबर टोटली डिफरेंट है। अभी हमने ये डेटा निकाला है रजिस्टर्ड मैरिज का, तो चाइना में एक्चुअली इट इज नॉट डॉलर, जस्ट अ नंबर, 13.5 मिलियन मैरिजेस रजिस्टर्ड हुए थे 2013 में, जो अभी रिड्यूस हो गया 6.8 मिलियन मैरिजेस रजिस्टर हुआ है 22 में। मतलब आप सोचो कि 2013 में ये जो नंबर जब से पब्लिश होना चालू हुआ वहां से वन वे इट इज गोइंग डाउन। एंड ताइवान की बात करें तो न्यू मैरिजेस जो है, जो 1,78,570 2000 में पिक हुआ था, वहां से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। अभी 1,25,000 मैरिजेस हुए 2022 में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि नंबर ऑफ मैरिजेस कम हो रहे हैं। जापान में तकरीबन 5 लाख लोगों ने शादी किया, मैरिज किया, बट दिस इज स्टिल लोएस्ट लेवल सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एंड साउथ कोरिया में 1,92,000 मैरिजेस हुए, which is again the lowest number since 1970 when the data started beginning to gather. In fact, many people decided not to have babies either. So एक तो कम मैरिजेस हो रहे हैं और बेबीज या फिर किड्स प्रेफरेंसेस कम हो रहे हैं। फर्टिलिटी रेट माने द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एन एवरेज वुमन कैन एक्सपेक्ट टू बेयर इन हर लाइफ टाइम, तो ये नंबर जापान में 1.26 है, चाइना 1.2, साउथ कोरिया सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है 0.78, एंड ताइवान का जो सेम नंबर है
वो घट के है 0.87। इनफैक्ट ताइवान में तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि देयर वर मोर न्यू पेट्स रजिस्ट्रेशन, 2,30,000 पेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ लास्ट ईयर कंपेयर टू द न्यू चिल्ड्रन विच टुक द बर्थ विच वाज जस्ट 1,40,000। तो आप समझ सकते हैं कि अगर, और जनरली आप अगर अब्रॉड जाते हैं तो आप देखते हैं कि पेट्स पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली। एंड उसमें भी कहीं कहीं जगह पे सर्विस पेट्स होते हैं कि भाई they are like companion to you, just like a life partner or a family member, and you can take that service pet anywhere wherever you want to go, either in a flight or in a whatever entertainment, wherever you want to take, you can take, you have to take the license for it. So ये एक दूसरा एक शॉकिंग चीज आया। तीसरा, ये सारे चीजें जब हम देखते हैं तो उसके सामने इंडिया में क्या सिचुएशन है कि एक तो इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 29 ईयर्स है, और जेन जी जो 10 से 25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनका जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 37.5 करोड़ है। दैट मीन्स कि ये लोग तो अभी फॉर्मली वर्कफोर्स में आए भी नहीं है। एंड जस्ट नाउ इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन कंट्री, और उसमें ऊपर से ये नए बंदे वर्कफोर्स में आगे जाके ऐड होंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जब भी आपका पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी साइड कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, तब ओवरऑल आपकी पर कैपिटा जीडीपी नंबर्स बढ़ता है, इनकम लेवल बढ़ती है। तो जैसे जैसे ये डेटा है आपका कोरिया का, तो आप देख सकते हैं कि कोरिया में 1984 में पर कैपिटा जीडीपी $2,100 को टच किया। वहां से ये कंसिस्टेंटली वो जे कर्व में ऊपर की बाजू जा रहा है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से ऐसे। एंड द सेम चीज इन द केस ऑफ मलेशिया, 1987 में वो 1700 से धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर वो एशियन करेंसी का क्राइसिस हुआ, फिर भी वो कंसिस्टेंटली ऊपर गया। सो दिस इज लाइक अ जे कर्व और 45 डिग्री चार्ट। तो हमारा ये जो प्रेजेंट नंबर है, वो हमारा प्रेजेंट नंबर अभी आ रहा है तकरीबन $2,300 का। सो हमारा पर कैपिटा इनकम अभी $2,300 है। एज पर द मॉर्गन स्टैनली दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 2031 तकरीबन $5,200। सो मतलब इट्स गोइंग टू बी मोर देन डबल इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। सो ये जो है वो क्यों होने वाला है, वो मैं आपको सीधा, और इससे क्या इम्प्लीकेशन होता है आप सोचिए कि अगर 5,000 लोगों का एक विलेज है और उसमें पर कैपिटा इनकम $100 से बढ़ता है ना, तो एवरेज मतलब 80 का एक्सचेंज रेट पकड़ लेते हैं, एवरेज वो गांव की वेल्थ 4 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है। अभी वो 4 करोड़, मैं तो सिर्फ 100 करोड़ इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ, वो 4 करोड़ का जो नंबर है एक गांव का, 5,000 लोगों का जो गांव है, वो पैसा कहीं ना कहीं स्पेंड होता है। वो चाहे वो ट्रैक्टर लेने में जाएगा, फर्टिलाइजर्स में जाएगा, शादी में जाएगा, कच्चे से पक्का मकान बनाने में जाएगा, बट मनी विल फाइंड इट्स ओन वे। एंड अगर पूरे कंट्री की, इंडिया की बात करें, तो अगर $100 पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, सो दैट इज रफली 4% ऑफ द करंट जीडीपी साइज। एंड दिस गाइज आर टॉकिंग अबाउट 2200 वाला 5,000। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि $600-700 से भी बढ़ता है पर कैपिटा इनकम, तो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की साइज ऐड कर देंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट हमको सबको मालूम है कि जीवन में पहला 1 करोड़ रुपया कमाना कितना टफ होता है, उसके बाद सेकंड 1 करोड़ कम्स मच फास्टर, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट एंड रिचुअल अनलेस वी goof अप इंडिविजुअली। सिमिलरली इंडिया का $1 ट्रिलियन जीडीपी का साइज आने में बहुत साल लग गए, तो दूसरा 1 ट्रिलियन 7 ही साल में आ गया, 7 ईयर्स में। तीसरा 1 ट्रिलियन प्रोबेबली 4.5 to 5 ईयर्स में। सो ये नंबर कंसिस्टेंटली अभी रिड्यूस होता जाएगा। विल बी एडिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी very frequently, and that is why we are now at 3.6 3.7 trillion dollar economy, and sooner we will hit 5 trillion। और 5 ट्रिलियन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको पर कैपिटा इनकम जो अभी $2,300 है उसको $3,000 पे लेके जाना है, एंड दैट इज क्वाइट डूएबल नंबर फॉर अ रीजन, विल शेयर अबाउट इट। अभी ये इस तरह से एक जेन जोन का क्लासिफिकेशन हम जनरली देखते हैं कि 10 से 25 साल वाले जेन जी में आते हैं, मिलेनियल्स जो 26 से 41 इयर्स के एज है, देन जेन एक्स, एंड देन बेबी बूमर्स विच इज 58 to 76 years old।
So इंडिया में ये जो जेन जी एंड मिलेनियल्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज साइजेबल नंबर. यू नो दैट इंडिया का ये, जैसे मैंने बताया, नंबर 37.5 करोड़ है, which is largest in the world in terms of absolute number. In terms of population also, it is percentage wise one of the largest. So ये जो नंबर है ना, that is going to change the ड्रामेटिकल डिफरेंस. अभी आपको ये लिस्ट में सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे कंट्रीज भी दिखते हैं जो अभी रिलेटिवली इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत पुअर करते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान और नाइजीरिया. बट यू हैव टू कंसिडर दैट कि ये जो यूथ है या फिर ये जो हमारी एनर्जी है, उनको कहीं ना कहीं हम प्रॉपर ग्रोथ के या एजुकेशन से माध्यम से हम ग्रोथ ओरिएंटेड डाइवर्ट करें, विच इज हैपनिंग जस्ट नाउ. एंड दैट इज वेयर जो अभी तक जो चैलेंजेस दिख रही थी वो भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो रहा है. एंड एक चीज ये भी है कि इंडिया में अभी पर फैमिली जो मेंबर्स थे, पहले 6 लोग थे घर में, अभी 4.5 लोग का एवरेज फैमिली साइज हो गया है. चाइना में सेम नंबर 2.7 है. So we are also going to see the fall in average family size because of the nuclear family, or lesser number of kids per family, and that is going to increase your overall household income. दूसरा डिपेंडेंसी रेशियो, जो इंडिया में आज की तारीख में द डिपेंडेंसी रेशियो इज 48%. मान लें घर में जितने लोग हैं उसमें से सिर्फ 48% लोग डिपेंडेंट है, बाकी के सब इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली. आइदर डिपेंडेंट क्यों होते, किड्स होते या फिर ओल्ड एज के लोग होते, या तो फिर फिजिकली चैलेंज होते हैं लोग, वो डिपेंडेंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं. द सेम नंबर यूज्ड टू बी 70% इन 1990, is now 48%. It is consistently going to reduce. China में same number 42% पे है. And urbanization is another trigger कि अगर आपका अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जो इंडिया में प्रेजेंट अर्बनाइजेशन रेट 35% है, विच यूज्ड टू बी 25% इन 2000, और चाइना में जब पर कैपिटा इनकम हमारे जितना था, तकरीबन $2000 का, 2005 की बात कर रहा हूँ, तब उनका अर्बनाइजेशन रेट 40% था, हमारे जितना ही, इनफैक्ट हमारे से थोड़ा ज्यादा था. और आज की तारीख में उनका अर्बनाइजेशन रेट 62% है और उनकी पर कैपिटा इनकम $11,500 है. So I'm not suggesting we will replicate China. No, we can't do, because we are democratic country. There are few challenges for the growth and development. But yes, even if we achieve half of the China, आप मेरा ये बात लिख के रखिए कि next 10-15 साल में massive wealth बनेगा. Because we are not talking about कि मैं 11,500 पर कैपिटा डॉलर पे जाऊं. मैं तो बोल रहा हूँ मैम, हम 6,000 पे भी पहुंच गए, 7,000 पे भी पहुंच गए, जो अभी 2300 है. तो देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू हैव अ मैसिव इम्प्लीकेशन फॉर द ग्रोथ. वो ग्रोथ कैसे आता है? देखिए, जितना पर कैपिटा इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन बढ़ता है, और अल्टीमेटली आपका मैन्युफैक्चरिंग उससे प्रमोट होता है और इससे जॉब क्रिएट होती है. तो ये विशियस सर्कल है, हम आगे देखेंगे. अभी एक दूसरा एग्जांपल है कि जब इंडोनेशिया में ये नंबर था आपका इसका पर कैपिटा इनकम जब नीचे से ऊपर जाना चालू हुआ, तो उनका जो जैसे रेफ्रिजरेटर कंजम्पशन है वो 3 टाइम्स बढ़ा. या फिर चाइना में जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा, तो उनकी जो नंबर ऑफ कार्स पर 1000 पीपल है वो बढ़ के सीधी अभी 115-120 के ऊपर पहुंच गई है. सो वी हैव जस्ट 13 और 14 कार्स पर 1000 पीपल. सो ये जो नंबर है ना, मतलब अगर आप ये सोचो ना कि पर 1000 लोगों पे हम 13 कार या 14 कार होगी, वो अगर 5 का नंबर भी बढ़ता है ना, तो भी इंडस्ट्री के तो फॉर्च्यून्स ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं. बिकॉज हमारा पॉपुलेशन साइज इटसेल्फ इज सो ह्यूज दैट इवन ratio increasing by 5 car per 1000 people will drive the industry dramatically. So we are not talking about reaching to 100-110 because of the other challenges we have, but on an average ये एक आपको डायरेक्शन में देना चाहता हूँ. मैं आपको एक थॉट प्रोसेस रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि क्या आगे जाके हमारा ड्रामेटिकली कंजम्पशन बूम आने वाला है, और पर पर्सन हम कितना ज्यादा इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, तो हमारा इकोनॉमी में ये सब चीजों का क्या डिमांड आएगा. सो एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग हम अभी जो $2200-2300 है वो 2030 तक में, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि उनका एस्टिमेट है $5200 by 2031, and most of the people are suggesting between $4,500 to $5,000 by 2030. So that is
और ये होगा बिकॉज अभी इट हैज टू क्रॉस टू एंड चेंज द गियर फ्रॉम 30 डिग्री चार्ट टू द 45 डिग्री चार्ट। सो उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं। उसका इम्प्लीकेशन 3 पिलर इकोनॉमी के होते हैं, उसके ऊपर आएगा। कोई भी देश का अर्थतंत्र 3 पिलर पे खड़ा रहता है। एक होता है कंजम्पशन का पिलर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट का पिलर, तीसरा होता है एक्सपोर्ट्स का पिलर। नाउ व्हाट ऑल इज पार्ट ऑफ दैट विल सी। सो फॉर एग्जांपल कंजम्पशन 2 तरह से होता है। एक स्टेपल माने नेसेसरी कंजम्पशन, जिसमें हम खाना, रोटी, कपड़ा, आपका टूथपेस्ट, वॉट एवर, साबुन। एंड आपका दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसमें यू नो गो फॉर अ ब्रांडेड स्टफ, एक्सपेंसिव कार, वैकेशन, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, क्लोथ्स, और परफ्यूम्स, वॉट एवर। सो ये जो कंजम्पशन है ना, it has a far big implication with increasing per capita income। अभी यहाँ पे जो भी ऑडियंस हमारा ये सुन रही है, उन सबका पर कैपिटा इनकम एवरेज इंडियन से बहुत गुना ज्यादा है। आप खुद देखिए कि इफ यू हैव कम फ्रॉम द स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड एंड यू हैव क्रिएटेड योर ओन फॉर्च्यून, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने ज्यादा परसेंटेज से अपना कंजम्पशन इंक्रीज किया है। आइदर आपने कपड़े ज्यादा खरीद लिए हैं, शूज ज्यादा खरीद लिया है, वैकेशंस कर रहे हैं, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, आउटसाइड ईटिंग, होम फूड डिलीवरी, नंबर ऑफ कार यू चेंज, हाउ फ्रीक्वेंटली यू चेंज। आपने पहली कार कितने साल चलाई थी, दूसरी साल कितने साल चलाते हो, पहली कार से दूसरी कार हमेशा एक्सपेंसिव होती है। ऑल दिस थिंग्स विल टेल यू बाय योरसेल्फ दैट व्हाट इज इट। इफ इट इज हैपनिंग विथ यू, इट हैज टू हैपन विथ अदर्स बाय एंड लार्ज। और उसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जैसे मैंने बताया कि पूरी आबादी का $100 का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो दैट इज रफली 4% ऑफ द जीडीपी। दैट इज अ मैसिव नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। So one pillar of the economy which will get lot of boost is consumption, which will have a positive rub-off effect on investment. Investment public का होता है, जैसे government spends money on airports, bridges, urban infra, roads, power plant. दूसरा होता है private investment, जिसमें property, plant, machinery, all these things happens. So और तीसरा पिलर जो इकोनॉमी का है वो एक्सपोर्ट्स। सो ऑफ कोर्स विथ मोर एंड मोर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, you also have a different implication, we'll talk about that, and that is exports. So exports में कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है? भाई मेरी इनकम बढ़ी और मेरा कंजम्पशन बढ़ा, उससे मेरा एक्सपोर्ट बढ़ने का क्या लेना देना है? विल सी। एक्सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरह का होता है। गुड्स, जिसमें हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टफ बना के एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा होता है सर्विसेज, लाइक आईटी सर्विसेज हो गया, डेटा सेंटर हो गया, आपका टूरिज्म हो गया। सो गुड्स एंड सर्विसेज इज समथिंग व्हाट वी जनरली एक्सपोर्ट्स। अभी इंडिया का ये एक्सपोर्ट का नंबर देखिए, 2020-21 में तकरीबन 498 बिलियन डॉलर का जो नंबर था वो 676 हुआ 2021-22 में। देन 22-23 जहां पे वॉर भी हुआ, सॉलिड इन्फ्लेशन आया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सटेंसिवली सब्सटेंशियली हाई इंक्रीज हुआ इंटरेस्ट रेट। काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज बैंक्रप्सी की ओर गए, काफी कंट्रीज की करेंसी एकदम डिस्टेबिलाइज हो गई, काफी कंट्रीज में रिसेशन फियर हुआ, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का नंबर में सब्सटेंशियल ग्रोथ आया टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। दैट स्पीक्स वेरी लाउड अबाउट आवर इंक्रीजिंग आवर कैपेबिलिटीज और increasing preference towards India. Now, this is the slide I want you to pay a lot of attention. जैसे on left hand side आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है, सॉरी ये जो फिगर है, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम जो हमारा 2200, 2300, 2400 जो भी डॉलर है, इफ दैट गोज टू लेट्स से $3,000 and then $5,000 eventually, it will have a substantial increase in your consumption. As we discuss, कंजम्पशन बढ़ता है तो वो चीज की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है ना तो एक प्रकार से एक स्केलेबिलिटी आती है। जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री है ना, उसको एक स्केल चाहिए टू थ्राइव, टू सर्वाइव एंड टू ग्रो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंडस्ट्री आके खड़ी हो जाती है, उसको कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री डालने से पहले पहला क्वेश्चन ये करता है डिमांड कैसी है। अच्छा, कैसी डिमांड है? अच्छी डिमांड है, स्केलेबल है, मतलब आज 10 यूनिट्स की डिमांड है, कल 15 होगी, 20 होगी, यह स्केलेबल है।
सस्टेनेबल है या सस्टेनेबल है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे कम फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड दे पुट they decide to put the factory, plants and all these things. गवर्नमेंट भी सोचता है कि अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है तो मुझे यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके देना है, तो दे वुड डेवलप अ पोर्ट, दे विल डेवलप द एयरपोर्ट, दे विल इंक्रीज द रेल कनेक्टिविटी, they will set up the more and more power plant to feed the industrial requirement. So there will be public and private investment flocking in with new capacities coming in. So one is leading to another. Increased consumption is leading to increased demand. Increased demand leads to higher scalable and sustainable demand. उससे इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग आती है, और मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो हमारी स्केल आती है ना, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होती है तो डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसकी प्राइस जल्दी बढ़ती नहीं है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन और थ्राइव होता है, एंड ग्लोबली हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि इंडिया में सिर्फ आईटी सर्विसेज का ही एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट कम है। तो उसका सीधा बात यह है कि जब तक आपका स्केल नहीं आएगा ना, आपका पर यूनिट कॉस्ट बैठेगा ही नहीं, तब तक ग्लोबली आप कॉम्पिटिटिव होएंगे ही नहीं। और अंडर द WTO रेजिम आप कितना भी कोशिश कर लो, यू कांट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट बियॉन्ड अ पॉइंट। सो यहाँ पे कैच 22 अभी तक चल रहा था कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ आईटी सर्विसेज एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल्स था, या बिट्स एंड पीसेस, डायमंड, गारमेंट्स, उसमें हम अच्छा कर रहे थे। बट अभी अक्रॉस द बोर्ड इट इज पिकिंग अप। जस्ट टू गिव योर पर्सपेक्टिव, जब जामनगर रिफाइनरी आई और एक स्केलेबल इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद जो हमारा जो रिफाइनिंग मार्जिन्स इतने सस्टेनेबली अच्छे हो गए, हमने इतनी कॉम्प्लेक्स क्रूड को प्रोसेस करने का एक प्लान डाला कि आज की तारीख में दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नंबर इज ऑन only increasing, and we are gaining market share from other countries. So that is one such example. Now that is why I am saying that there will be boom in the exports. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से ये सर्कल खत्म होगा, बिकॉज ये जो अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो मोर जॉब्स क्रिएट होती है, मोर जॉब्स क्रिएट होती है तो मोर इनकम बढ़ती है, मोर इनकम बढ़ती है तो वापिस आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। अभी तक ये सर्कल खत्म ही नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं वो बीच में टूट जाता था, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सेल्फ सस्टेनिंग जो साइकिल मलेशिया में हुआ, या फिर ताइवान में हुआ, चाइना में हुआ, जापान में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, वो इंडिया में अब भी होने वाला है। जब ये आपको दिखता है होने वाला है और इसका इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आता है, तो आप समझ सकते हो कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2 or 5 year, वी आर टॉकिंग अबाउट डिकेडल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। आई होप दिस स्लाइड इज प्रीटी क्लियर टू यू। हमने काफी इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन गेट इट वेरी वेल। सो अभी इसके लिए क्या होता है ना, ये सब तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू आल्सो वर्क टू मोटिवेट एंड सेट अप द एक होता है प्लेटफॉर्म। तो इंडिया इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन cash, informal and low productivity economy to online, cashless, formal and high productivity economy. और ये जो चीज हो रही है ना, वो काफी मल्टीपल स्टेप्स की वजह से हो रही है। एक तो टैक्स रिफॉर्म्स आए, मतलब जीएसटी, आज की तारीख में आप देखो कंसिस्टेंटली जीएसटी का कंप्लायंस बढ़ता जा रहा है, एंड कलेक्शन नंबर्स आर ओनली इंक्रीजिंग, and it's हमारा corporate tax rate for the new manufacturing entity is globally very very competitive, 17%. दूसरा self reliant India जो हमारा एक मुहिम है, that is make in India, production link incentive, आप import substitution product पे ध्यान दो, export के ऊपर promotion करो। जैसे एक स्मार्टफोन का एक क्लासिक एग्जांपल इसके लिए मैं लेके आया हूँ। इंडिया में मोबाइल फोन्स है ना, वो तकरीबन 21.5% ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक डिमांड को में अकाउंट करते हैं। सो जैसे वॉट एवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक डिमांड इज देयर, 21.5% इज कमिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन 2017 से काफी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन के लिए फोकस में आया, एंड गवर्नमेंट मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट वायबल एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिव।
उसके बाद से आज तक टोटल स्मार्टफोन प्रोडक्शन का जो नंबर है 5 साल में वो तकरीबन 4 टाइम्स बढ़ा, एंड एक्सपोर्ट का नंबर है वो 65 टाइम्स बढ़ा, बिकॉज वी हार्डली यूज्ड टू एक्सपोर्ट इन 2017, सो ऑब्वियसली लो बेस पे ये नंबर 65 टाइम्स बढ़ा है. नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि यहाँ से भी एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ेगा बाय 2026. सो यू नो दैट्स अ मैसिव टारगेट गवर्नमेंट हैज सेट अप. एंड इसमें क्या होता है ना कि एक एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है दैट इज प्रोवाइडिंग इम्पिटस. बट सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक डिमांड है, माल बन रहा है तो खपना भी तो चाहिए, वरना एप्पल यहाँ पे आके क्यों फैक्ट्री सेटअप करेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं. दे ऑल्सो नीड अ वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट. सो both things are now on the anvil and they can see that. And ये जो एक इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया है, दैट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एट मल्टीपल सेक्टर्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज. जैसे अभी हावर्ड पैकर्ड एचपी ने अनाउंस किया कि दे विल सेट अप द हार्डवेयर यूनिट इन ओडिशा एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग अ साइजेबल अमाउंट, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. सेम थिंग इज हैपनिंग इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, यू नो, एंड व्हाट नॉट. ऑफ कोर्स वी आर नाउ असेंबलिंग अ लॉट, बट आज की तारीख में टोटल मोबाइल फोन का जो वैल्यू होगा उसका 18% हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं. द सेम नंबर गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इट टू 25% इन नेक्स्ट 4-5 years. ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ चीजें हम यहाँ पे नहीं बना सकते, जैसे बैटरी हो गया या स्क्रीन हो गया, यू नो, सॉफ्टवेयर कुछ कुछ, बट बाय एंड लार्ज at least something has started and now we are at 18% self sufficient which will increase to 25. जैसे मोदी जी अब गए थे यूएस में और लैब ग्रोन डायमंड जो गिफ्ट किया विच इज कॉल्ड ग्रीन डायमंड, तो लोग सोचते होंगे कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है. सो जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, ग्रीन डायमंड में एक सीड होता है और सीड को लेबोरेटरी में कार्बन डिपॉजिट करके अल्टीमेटली वो जो डायमंड का शेप या साइज देना है वो हम लैब से बनाते हैं. उसके लिए जो भी एनर्जी यूज होती है वो ग्रीन एनर्जी यूज होती है, आइदर सोलर और रिन्यूएबल्स, यू नो. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक हम पूरा रॉ डायमंड इंपोर्ट करते थे, देन पॉलिश कटिंग एंड फिनिशिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं. तो द सेम थिंग विल हैपन, बट आवर इंपोर्ट बिल विल रिड्यूस ड्रामेटिकली एंड विल ओनली डेवलप ऑन द स्मॉल सीड, एंड देन उसके ऊपर हम जस्ट लाइक अ नेचुरल कार्बन में भी नेचुरल डायमंड में भी कार्बन डिपॉजिट होके डायमंड बनता है, यहाँ पे भी सेम चीज होगा. So this is my limited understanding, but and I know that I am talking in front of a city audience largely, और काफी लोग डायमंड में नॉलेज रखते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स एंड इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग इम्प्लीकेशन. तो जैसे जब मेक इन इंडिया चालू हुआ था कैंपेन, तब काफी लोग मजाक कर रहे थे कि आ गया मेक इन इंडिया, क्या कुछ बन रहा है. बट नाउ सी द डिफरेंस, आई मीन आई कैन सी द डिफरेंस इन मल्टीपल सेक्टर्स. दूसरा है इंफ्रा एंड सर्विसेज पेनिट्रेशन. पिछले 10 साल में आजादी के 6 डिकेड्स में जितना काम हुआ ना, उससे ज्यादा काम हुआ है. जैसे रोड्स पिछले 6 डिकेड्स में जो बने थे उससे 2 टाइम्स ज्यादा रोड 10 साल में बने. बैंक अकाउंट 2.44 टाइम्स ज्यादा खुले. इंटरनेट ऑब्वियसली था नहीं. एयर ट्रैफिक 3 टाइम्स बढ़ा पिछले 10 साल में. पोर्ट ट्रैफिक 1.83 टाइम्स बढ़ा. So that speaks a volume कि ये गवर्नमेंट वॉल्यूम में काम कर रही है. मतलब दे हैव टू अचीव अ लॉट, एंड 10 साल में उन्होंने जो डिलीवर किया है वो नंबर शायद पिछले 6 डिकेड्स में नहीं हुआ उतना उन्होंने 10 साल में किया है. साथ में बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ग्रॉस एनपीए, मतलब बैंकिंग सिस्टम पूरा नीट एंड क्लीन है. क्रेडिट ग्रोथ इज थ्राइविंग. हम बहुत अच्छा बैंकिंग के नंबर्स भी हम देख रहे हैं. इनफैक्ट हमारे वन ऑफ द वेबिनार्स में हमने 1-1.25 साल पहले ही बैंकिंग का तेजी प्रेडिक्ट किया था, एंड इट हैज प्लेड आउट वेरी वेल. लास्टली ये जो चीज है प्रोडक्टिविटी गेन, ये चीज बहुत बड़ा मायने करता है. जैसे नल से जल, अभी आपको एक फिगर बोलता हूँ. सिर्फ 3 करोड़ हाउस होल्ड के पास टैप वाटर अवेलेबिलिटी थी जब गवर्नमेंट ने नल से जल प्रोग्राम चालू किया. आज 12 करोड़ हाउस होल्ड के घर में टैप वाटर आता है. स्वच्छ भारत माने टॉयलेट. 50% इंडिया वॉज गोइंग आउट, you know, when this campaign got started. मतलब imagine that आजादी के इतने साल हो गए लेकिन 50% इंडिया अभी भी घर में टॉयलेट नहीं कर रहा था. हर घर बिजली. मतलब आप ये समझ ले 3.5 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके घर में जीरो बिजली की अवेलेबिलिटी थी, मतलब बिजली थी ही नहीं. उज्ज्वला माने आपका जो एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
यूपीआई, डिजिटल, ये सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चीज है। अभी किसको पानी भरने नहीं जाना है तो वो समय बच गया, लकड़ा काटने नहीं जाना है तो वो समय बच गया, टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना वो समय बच गया, आपका डिजिटल बैंकिंग हो गया तो बैंक में आने जाने का समय बच गया, आपका पेमेंट भी फास्ट आ रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है, टेलीकॉम इंटरनेट सब कुछ अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो। तो आप सोचो कि गांव गांव में एक एक आदमी का कितना घंटा का समय बच गया। और अगर वो मान लो सब कोई प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी लोग, अगर 20-25% लोग भी प्रोडक्टिवली जो समय बचा उसको यूज करते हैं कुछ और चीज प्रोडक्टिवली करने में, पढ़ने में, लिखने में, हेल्थ में, कमाने में, तो आप सोचो उसका क्या मैसिव इम्प्लीकेशन, वॉल्यूमिनस इम्प्लीकेशन आ सकता है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आप देखिए ये स्मार्टफोन का एक डेटा में आपके पास है, जब से हमारा डेटा के प्राइसेस टूटे, जो 2015 में 1 GB डेटा प्राइस वाज रफली 228 रुपीज, जो आज की तारीख में 7 रुपया है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड में घूमने जाते हो कहीं पे भी, कोई भी कंट्री में, तो सबसे ज्यादा जो पेन होता है, जो मुझे तो होता है, वो है मोबाइल टैरिफ और डेटा चार्जेस। इतना महंगा है ना सब जगह पे। हमारे इंडिया बहुत अच्छा लगता है ये मैटर में। एंड with that fall in the data charges, आपका population with the smartphone is only increasing now. 66% of the population is having a smartphone. UPI, as I mentioned, it's gaining popularity in terms of volume, value, number of transactions, amazing success. अभी इससे क्या होता है कि अगर कोई चाय वाला है, उसका कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल हो गया कि उसको दिन की इतनी चाय बिकती है, या ये पान वाला है उसके इतने पान बिकते हैं, और उसका पेटीएम पे या गूगल पे कंटिन्यूसली क्रेडिट के इनफ्लोज के मैसेज है, तो फॉर बैंक फॉर्मलाइजेशन हो गया ना। फॉर द बैंक इट हैज बिकम सो इजी टू कन्वर्ट दैट कस्टमर इनटू द क्रेडिट मार्केट। उसको लोन चाहिए तो पहले ये सारे कस्टमर है ना अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाते थे या इनफॉर्मल मार्केट में जाते थे, जहां पे उनको 18%, 20%, 22%, 25% तक इंटरेस्ट का पैसा रेज करना पड़ता था। नाउ विद दिस प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, their own cost of funding has reduced dramatically. That is one thing, but the availability of the credit is become more smoother, more faster. In fact, आज की तारीख में ये जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जो आपको कोई भी कस्टमर का एक डिटेल चाहिए तो मिल जाता है, तो आज की तारीख में फिनटेक के माध्यम से कोई भी छोटा कस्टमर है वो लोन लेने जाता है तो उसका टर्न अराउंड टाइम इतना फास्ट हो गया है ना कि उसको लोन भी मिल जाता है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का, उसका काम भी चल जाता है। This is the direct benefit transfer. You see the penetration of the non-cash component is only increasing. Government is promoting that. FASTag is another success in terms of, देखिए आप वॉल्यूम देखिए, वैल्यू देखिए, नंबर ऑफ फास्टैग्स का इश्यूएंस देखिए। तो आज की तारीख में ये अभी तक का नंबर है, अराउंड 23.8 million vehicles are registered on FASTag, एंड रफली आप ये समझ लीजिए कि रफली जो वैल्यू वाइज देखा जाए तो 700 बिलियन रुपीस वैल्यू का आपका फास्टैग का जो एक ये यूज होता है, और इसमें बहुत बड़ा फ्यूल सेव हो रहा है इकोनॉमी का। मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द लीटर्स, कितना किलो लीटर्स करोड़ का जो फ्यूल जो है वो सेव होता है, बट दैट नंबर इज वेरी मैसिव। तो ये जो फ्यूल सेविंग है दैट इज वन थिंग, बट एक जो टाइम बच गया और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी आई वो अनदर है। सो मेरे हिसाब से ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ दैट डिजिटल ड्राइव, यू नो। अभी स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया में आज की तारीख, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड 2016 में सिर्फ 1000 स्टार्टअप सेटअप हुए थे। आज की तारीख में 90,892 स्टार्टअप है। तो जब ये गवर्नमेंट ने ये ड्राइव भी शुरू किया था स्टार्टअप इंडिया का, तब भी लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन सी द सक्सेस। Number of patents filed, now we are ahead of Germany, Canada, Australia, Russia in terms of number of patent filed. So gradually this number is only going to increase. So ये सारा जो चीज है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है, ये जो चीजें है वो आगे जाके इंडिया को कहाँ लेके जा सकती है। तो मैंने जो आपको पॉपुलेशन मिक्स का एग्जांपल बताया,
दूसरा मैंने दूसरे कंट्रीज के डेटा निकाल के दिए कि वहां पे कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, इधर क्या एडवांटेज होगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, लीड्स टू एक्सपोर्ट्स, वो पूरा साइकिल और सर्कल कैच कंप्लीट होते बताया। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया कि व्हाई इट इज so beneficial to us in the long run. Now, this is another slide we have taken. ये that CFO का एक सर्वे है कि आउटसाइड चाइना अगर किसी को फैक्ट्री सेटअप करनी है तो इंडिया इज फोर्थ प्रिफर्ड कंट्री आफ्टर जापान, हांगकांग एंड कोरिया, एंड मच अहेड ऑफ सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट. मार्केट के क्या ट्रिगर्स रहे पिछले 3 महीने में. नंबर 1, एक तो ये मार्च FY23 मतलब मार्च एंड फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टाइम था उसमें 18 महीने का रिटर्न ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था. निफ्टी करेक्टेड और कंसोलिडेटेड फॉर 18 मंथ्स. तो एक वो बेस बड़ा फेवरेबल था, एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड आपकी निफ्टी की अर्निंग्स जो है ना वो 34% से एंड 11% से बढ़ी इन FY22 एंड FY23. सो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन करेक्शन वाज ऑलरेडी इन द बेस. इनफैक्ट हमने हमारे मल्टीपल प्रेजेंटेशन में रेंज दी थी 16,800 के नीचे बाजार जाता हुआ ज्यादा नहीं दिखता है. मार्केट एक्चुअली टच दैट लेवल एंड रिबाउंडेड वेरी शार्पली. फिजिकल मीटिंग्स में, वन ऑन वन मीटिंग्स में भी हमने कई बार एम्फेसिस किया था कि पैसा लगाने का सही समय यही है, एंड दैट एक्चुअली प्लेड आउट वेरी वेल. क्योंकि आपकी अर्निंग ग्रोथ आ रही थी, मार्केट 18 महीने से नहीं चला था, कंसोलिडेशन हो चुका था, करेक्शन वैल्यूएशन का जो फ्रॉथ था वो निकल गया था. दूसरा, डिस्पाइट ऑफ द वॉर एंड स्टीप हाइक इन इन्फ्लेशन इन इंटरेस्ट रेट ग्लोबली, इंडियन GDP एक्चुअली increased by 7.2%. So growth is not a problem in India. Third, peaking out on nearly top end of the inflation interest rate curve globally. इंडिया में तो ये हो चुका है, बट वर्ल्ड लेवल पे काफी लोग इसके ऊपर हालांकि मैं इसमें 50-50 व्यू रखता हूँ. मुझे लगता है कि अभी भी US विल पे लॉट ऑफ अटेंशन टू द जॉब डेटा, एंड अगर इकोनॉमिक कूल डाउन नहीं होती है तो दे आफ्टर टेकिंग अ पॉज दे माइट रीस्टार्ट द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल, और बॉन्ड यील्ड भी यही इंडिकेट कर रहे हैं. बट बाय एंड लार्ज काफी वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन. चौथा पॉइंट, there were strong domestic cues in terms of strong high frequency indicators, जो GST नंबर, पेट्रोल डीजल कंजम्पशन, फास्टैग नंबर जो हमने बताया, और बहुत सारे ऐसे डेटा है जो स्ट्रॉन्ग है. PMI नंबर्स. देन रूरल रिवाइवल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम. रीजनेबली गुड मॉनसून एंड हायर देन एवरेज वाटर टेबल्स और रिजर्वियर लेवल्स, जो एक अच्छा एक कंफर्ट है. एंड पांचवा पॉइंट, sharp recovery in FII inflow. In fact, between October 21 and February 23, FII ने $26 बिलियन का आउटफ्लो किया, एंड फ्रॉम मार्च से लेके अभी जून तक उन्होंने $15.5 बिलियन का इनफ्लो किया. तो आफ्टर लॉन्ग FII विड्रॉल एक साइजेबल मनी अंदर आया है, एंड ये कैलेंडर ईयर में मतलब जनवरी से लेके अभी तक उन्होंने $11.8 बिलियन का इनफ्लो किया है. डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है DII, उन्होंने भी $10.3 बिलियन का इनफ्लो किया है. ये आपके सामने ये डेटा है. सो इन्होंने साइजेबल विड्रॉल किया था कैलेंडर ईयर 22 में. 23 में भी फरवरी तक बहुत ज्यादा रिवर्सल था, आउटफ्लो था. मार्च ऑनवर्ड्स चीजें बदल गई है. ये DII का नंबर है जो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, और पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं. लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे FII का मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 21 से लेके आपका जो जो रिडेम्पशन चालू हुआ था, ये वाला यहाँ से लेके जो अक्टूबर 21 से लेके ये जो रिडेम्पशन चालू हुआ था, इनफैक्ट यहाँ तक आपका फरवरी तक, दैट वाज अ साइजेबल रिडेम्पशन. $26 बिलियन का रिडेम्पशन किया उन्होंने. लेकिन उसके बाद ये जो पीरियड आया उसमें उन्होंने $15.5 बिलियन का फ्रेश इंडक्शन किया है, इनफ्लो डाला है. तो ये भी एक रीजन है मार्केट का रिकवरी का. बट DII की बात करें तो ऑफलेट पिछले 3 महीने से DII का इनफ्लो काफी मॉडरेट हो गया है. 0.3
मई में तो इनफैक्ट नेगेटिव था 0.4 एंड जून में 0.5, लेकिन जैन फेब मार्च में अच्छा इनफ्लो था, तो इसलिए डीआईआई का भी नेट नंबर्स 10-10.5 बिलियन डॉलर का है फॉर दिस कैलेंडर ईयर। बट एक इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड फ्रॉम मार्च 23 लेवल, इंडिया इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग द ग्लोबल मार्केट्स। जैसे निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 7% अप है, नास्डेक उसी पीरियड में 32% चला, S&P 16%, जर्मनी 18%, फ्रांस 17%, जापान 15%, साउथ कोरिया 10%। सो हमारा मार्केट चला है, लेकिन इतना नहीं चला है। ऑफ कोर्स निफ्टी 7% है, मिड एंड स्मॉल कैप 19-20% चला है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट, लार्ज कैप मार्केट का पार्टिसिपेशन आया नहीं है कंपेयर टू दैट। वर्ल्ड मार्केट में मार्च से लेके अभी तक अच्छी रैली आ गई है। अभी आगे जाके मेजर क्यूज क्या हो सकते हैं मार्केट में, एक तो इलेक्ट्रल स्टेट इलेक्शंस है 4 स्टेट्स के, और उसका रिपरकेशन आएगा, पीपल विल टेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूलिंग पार्टीज की एंटी इंक्यूम्बेंसी कैसे। हालांकि स्टेट इलेक्शन का आउटकम एंड नेशनल इलेक्शन का आउटकम बहुत फर्क होता है, एजेंडा बदल जाता है, बट दैट इज अनसर्टेनिटी नेवरदलेस। सेकंड इज अर्निंग रिकवरी, मोर सो फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया की तो अर्निंग रिकवरी, इनफैक्ट अर्निंग्स अच्छी आ रही, बट हाउ इज इट हैपनिंग फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो देखना है। एंड थर्ड है कि यूएस इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक साइकिल यहाँ से क्या लेता है मोड। ये 3 ट्रिगर के ऊपर मार्केट चलेगा। नाउ विल टॉक अबाउट आवर फंड परफॉर्मेंस। उसके पहले मैं बताऊं एक चार्ट जो हमेशा बताता हूं कि सेंसेक्स में आज की तारीख में सिर्फ 27% कंपनीज है जो सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर रही है। The same number used to be 65-70% earlier. That means मार्केट के अंदर विनर्स कम होते जा रहे हैं, जो मार्केट के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं। हमारा ये क्वार्टर का नंबर दैट इज एज ऑन 30th जून, ये नंबर 64% है। तो 64% ऑफ आवर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैव डिलीवर रिटर्न हायर देन द बेंचमार्क, 23% स्टॉक्स हैव डिलीवर रिटर्न लेसर देन द बेंचमार्क, द बैलेंस इज कैश। So, research में it's all about going right and wrong. But I always say you should be more right and less wrong. So we are more right and we are long living with the rights. So this is a very incredible number and we pay a lot of attention to this number. These are our returns, net of all the fees, TWRR returns. So 1 month में we are at 5.75 versus 4.28% of the market. 3 months, that is ये फाइनेंशियल ईयर का नंबर है, अप्रैल में जून का, वी आर अप 15.72, सो रफली 254 बिप्स का अल्फा है, मतलब 2.54%। 6 मंथ में हमारा अल्फा साइजेबल दिख रहा है 564 बिप्स का, 12.42% रिटर्न वर्सेस बेंचमार्क 6.78। 12 months में अगेन साइजेबल रिटर्न 28.41 वर्सेस 24%, अल्फा ऑफ रफली 443 बिप्स। अभी यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि हमारा बेंचमार्क बदला है, BSE 500 TRI था, पहले NSE 200 था। As per the SEBI guideline, we had to change it. We also included, which also includes dividends. दूसरा BSE 500 है तो उसमें ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप का भी रेशियो बढ़ जाता है कंपेयर टू NSE 200. So this benchmark is getting, this benchmark is slightly tough benchmark to beat. And that is not our style, because we don't believe that we are actually, our portfolio actually captures the BSE 500 style of the metrics. But nevertheless, what regulator asked us, we have done that. Still we are beating the benchmark handsomely. Last financial year बहुत पेन था, काफी स्टॉक्स, इंडेक्स भले आपको नेगेटिव 0.91% दिखता है, लेकिन काफी स्टॉक्स 30, 40, 50, 60, 70% गिर चुके थे। हमने उसके ऊपर डिटेल में बात की थी लास्ट वेबिनार में। हमारा रिटर्न पॉजिटिव 3.66% है, तो तकरीबन 457 बिप्स का अल्फा है, एंड सिंस इंसेप्शन के भी नंबर आपके सामने है। दिस इज एनुअलाइज्ड नंबर, एंड जो अप टू 12 मंथ्स के नंबर है वो आपके एब्सोल्यूट नंबर है। So very satisfactory performance, I would say, and kudos to our team. We could pick up the good stocks, and with a minimum risk, I would say, not that key, we have not taken risk, but with the quality portfolio we have generated this return. So you can see the top 10 holdings.
you will not find a kind of the PMS type of holding. आपको जनरली क्वालिटी स्टॉक्स दिखेंगे, यूजुअल नेम्स दिखेंगे, जो काफी हद तक आप म्यूचुअल फंड्स के फैक्ट शीट्स में भी देखते होंगे. So it's all about picking up the right stock at the right time, even with the optimal mix of the large, mid and small. We have generated this kind of returns. हमारा large cap generally 50 से 60% of the portfolio रहता है, which has reduced as of now to 42%. Small cap is 24.5%. Mid cap is 18.6%. And the sector mix is in front of you for you to look at. Banking and auto are the largest sectors, followed by capital goods and pharma and consumer. So this is how the sector looks like. Number of stocks and everything is there. This is the sectorial movement in last one quarter. So March 23 में क्या sectorial mix था, आज क्या sectorial mix है. IT, which was roughly 9.37% of the portfolio, is completely missing. Telecom has got entry. Then obviously auto weights have increased because of the stock price run up, and we also booked few profits in the banking. So this is how the portfolio has moved slightly in last one quarter. Now this slide is very interesting and it is very close to my heart. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कई इन्वेस्टर आते हैं जो बोलते हैं कि सर आपका पोर्टफोलियो में हमने पैसा डाला, उसकी जगह पे मैं अगर सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप लेता था तो पिछले एक क्वार्टर में मेरी चांदी हो जाती थी. बिकॉज ही इज राइट, यू नो दैट आपका जो 126 का वैल्यू था मिड कैप का वो 150 है, और 110 का जो 11 का स्मॉल कैप है वो 133 है, क्योंकि आपका 20%, 20.5% एंड 19% रिटर्न है कंपेयर टू BSE 500 13% एंड निफ्टी 50 10.54%. बट जब हम इनको ये चीज बताए कि यही चीज जब 100 वाला निफ्टी 118 हुआ था, मिड कैप 125 था एंड स्मॉल कैप 128 था, वही स्मॉल कैप दूसरे साल फाइनेंशियल ईयर 23 में करेक्शन होके 110 पे आया था. ड्यूरिंग द सेम पीरियड हमारा 100 वाला पोर्टफोलियो 124 था और 124 वाला 128 था. तो यहाँ पे हमने पूरी बाजी मार ली. अभी यहाँ से 110 वाला 133 है, हमारा 128 वाला 149 है. अभी ये 149 का नंबर आपको सबसे क्लोज कहाँ पे दिखेगा? मिड कैप में. तो आप ये सोचिए कि जो पोर्टफोलियो में 50-55% लार्ज कैप है, वो पोर्टफोलियो मिड कैप के रिटर्न्स को नेक टू नेक, कंधे से कंधा मिला के परफॉर्म कर रहा है. Which means our large cap stock selection, timely rotation, sectorial changes is very remunerative. दूसरा, हमारा मिड एंड स्मॉल कैप का भी स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमको साइजेबल एक अल्फा मिलता है. और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा मिड एंड स्मॉल कैप में हम एक्सपोजर 2-3% से ज्यादा लेते नहीं है. वो बात अलग है कि भाव भाग जाता है तो उसका वेट बढ़ता है, बट वी डोंट टेक द अलोकेशन रिस्क इन यूजिंग for the mid and small cap. We only play allocation through large cap. Mid and small cap में सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करते हैं. अगर यही स्टाइल हमने बदल दी होती और ज्यादा अलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में करते तो हमारा रिटर्न ड्रामेटिकली अच्छा होता. लेकिन वो एक हाइंडसाइट में बोलने में अच्छा लगता है. दूसरा, हमको 22-23 का पीरियड भूलना नहीं चाहिए जहाँ पे लोगों ने बहुत पैसे तोड़े हैं ऑनेस्टली, लेकिन जो बने रहे मार्केट में उनके पैसे रिकवर भी हुए. बट हमारा यही स्टाइल है, हम मीडियम रिस्क लेके सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करने में मानते हैं. हम क्वालिटी पोर्टफोलियो बना के साइजेबल रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाना जानते हैं, और वही हमारा एक एंडेवर है. सो यू नो, कोई बोलता है मैंने IT में पैसा डाला होता तो बहुत अच्छा रिटर्न था, 140 था हमारा पोर्टफोलियो, 124 था. लेकिन वही 140 आज की तारीख में 111 पे आ गया है, फिर 114 पे आया, हमारा वो चीज 128 पे आया एंड 149 पे आया. तो हम तो यही आपको बोलना चाहते हैं कि हमने सेक्टोरियल चीजें भी आपके सामने दिखाने की कोशिश की, हमने मिड एंड स्मॉल कैप भी दिखाने की कोशिश की. हालांकि वी आर अ मल्टी कैप फंड and I should not be showing any of the mid cap and small cap indices return, because I am answerable to you only to the extent of broader market. But मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं आपको एजुकेट करूं, समझाऊं that how we have performed even against this kind of odds in the market, and we are actually standing tall and standing quite superior. So ये एक
मार्केट के सामने हमारे रिटर्न्स मैंने आपको बताए। नाउ जो लास्ट जो मार्केट का जो व्यू है हमारा बेस्ड अपॉन द ईपीएस फाइनेंशियल 24 का 935 रुपीज का ईपीएस क्वाइट डुएबल है। उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर का निफ्टी का रेंज हमने जो निकाला 16,830, नीचे का लेवल जो हम नहीं बदल रहे, ऊपर का लेवल 20,570 वो भी हम नहीं बदल रहे। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम द 6 मंथ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव इज नॉट फेवरेबल। अगर कोई 6 महीने के लिए पैसा डालता है तो 13% की डाउन साइड है, 6.5% की अपसाइड है। हाँ, अगर आप 18 महीने के लिए पैसा डालते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ, आप एक चीज समझ लीजिए, आई एम वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, सो आई जनरली डिलीवर, आई मीन माय नंबर एस्टिमेट्स आर क्वाइट inferior compared to what people are generally talking about. जो 935 से 1000 is just 7-8% earning growth, which is actually very very low number, and the same number, this 1000 can be 1030 or 1040. तो उसके बेसिस पे भी मैं बात करूं, 1000 के बेसिस पे भी, तो आपकी ये लेवल से बाजार में 7% की डाउनसाइड है, मतलब 19,300 से 18,000 जाता है तो, एंड अराउंड 14% की अपसाइड है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है विथ सच अ बिनाइन अर्निंग एस्टिमेट्स। थोड़ा सा भी ये नंबर में ट्विक कर लूं तो ये आपकी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल और दिखेगी। तो अगर आप 15-20 महीने का होराइजन से आए हैं तो ये लेवल पे भी पैसा डालिए। बट अगर आपको डर लगता है शॉर्ट टर्म में, और आपको ऐसा है कि मेरा सिर्फ 6 महीने का व्यू है, तो हम ऐसा तो एनकरेज करते नहीं है। अभी नया लेवल, ये लेवल पे हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी हमको पैसा देंगे हम भी उसको स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करेंगे, और हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स को रिमाइंडर देते तब बाजार नीचे जाता है कि ये और टाइम आ गया है टॉप अप करो, और टाइम आ गया टॉप अप करो। और हम ये अब की बार भी यही करेंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई कॉल आता है, हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप आपके एक ही हथियार को बार बार यूज नहीं कर सकते, तो आई कांट कम टू यू एवरी नाउ एंड देन कि बाबा पैसा दे दो, मार्केट अभी अच्छा लगता है। विल कम व्हेन इट इज द मोस्ट स्वीट टाइम जनरली, एंड वी विल आस्क फॉर द मनी। इफ यू डू दैट, योर रिटर्न कैन बी मैक्सिमाइज इवन। काफी लोगों का मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, वन ऑन वन क्लाइंट लेवल पे जिन्होंने बॉटम में पैसा डाला, उनका एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया। दूसरा, हम एसआईपी हमारा चलता है जो हम मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कराते हैं, तो वो भी कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते ही है, आपकी बड़ी बड़ी एसआईपी चलती है, आप नया रुपया कमा रहे हो, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन आपका पर कैपिटा सेविंग्स इन आर पीएमएस इज नॉट इंक्रीजिंग। सो मेरा ऐसा सजेशन है कि एक हैबिट डालिए सेविंग्स का भी। एंड मैं तो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपकी जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है उतना पर कैपिटा सेविंग्स नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप पुरानी सेविंग जो भी है वो उसकी वेल्थ बनती हुई देखते हो, लेकिन आपने अपनी इनकम में से नया पैसा कितना सेव किया और राइट जगह पे सेव किया। जैसे आज की तारीख में इंडिया की जो फिक्स डिपॉजिट है वो तकरीबन $100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन रुपीस के आजू बाजू है। और मतलब एवरेज साइज एफडी की कितनी है मालूम है? 42,000 रुपीज। मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में सबकी एफडी का एवरेज निकालो तो 42,000 रुपीज की एफडी है, और 100 ट्रिलियन रुपीज की साइज है। उसका 4-5% परसेंटेज भी इधर से इधर शिफ्ट हो गया ना इक्विटी में, तो इधर तो भूचाल मच जाएगा। सो पोटेंशियल इज ह्यूज। मतलब अपनी कंट्री में हमारे ही लोग जिस दिन जो जगे हुए हैं एंड एसआईपीस बढ़ा रहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, लेकिन हम लोग अभी भी रिटर्न को चेस करने वाले ऑडियंस है। हम अभी भी रिटर्न्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैं काफी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ तो बोलते हैं ज्यादा करके पैसा स्मॉल कैप स्कीम में ही आता है, अभी किसी को फ्लेक्सी कैप में डालना नहीं है, किसी को लार्ज कैप में डालना नहीं है। तो यही चीज गलत है। मतलब एक क्वार्टर में 20% स्मॉल कैप इंडेक्स क्या चल गया, आपने मार्च 23 में वो स्मॉल कैप इंडेक्स ने जितना पेन दिया था वो सब भूल गया। इट्स कॉल्ड अ गजनी मोमेंट इन द मार्केट। सो पीपल फॉरगेट व्हाट वाज देयर जस्ट बिफोर 3 मंथ्स। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हो होलिस्टिक अप्रोच रखो, एंड दैट इज वाई बहुत सोच समझ के हमने ये मल्टी कैप थीम निकाली है। बहुत सोच समझ के हम 20 से 35 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, बहुत सोच समझ के हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में खेलते हैं, और कभी भी ओवर एक्साइट होके ज्यादा रिस्क लेके कमाने का काम नहीं करते। दैट इज वाई आवर परफॉर्मेंस इज वेरी स्मूथ।
So with that, I just conclude my presentation. Now I think the floor is open for Q&A. And thank you, sir, for this wonderful session. And we will now move on to Q&A portion. If you have any questions or query, then please write it in Q&A box only. Thank you. Yeah, sorry, I got disconnected. So we have a few questions. एक question है कि can foreign countries sentiment affect our ongoing positive market sentiment? Yes, ये बिल्कुल हो सकता है अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई रीजन से मार्केट क्रैशेस होते हैं तो अपने यहाँ पे उसका रब ऑफ इफेक्ट 100% आएगा। हमारे यहाँ पे भी ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छा रैली आ चुका है, तो इम्पैक्ट विल बी ऑलवेज लाइक दैट। जो सबसे ज्यादा चला है वो सबसे ज्यादा टूटेगा और सबसे कम चला है वो कम टूटेगा, एंड वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा फेस करने को आएगी। लेकिन वी हैव सीन दैट वी हैव गॉन थ्रू दैट साइकिल टाइम एंड अगेन, and we change the portfolio according to the need of the marketers, so we are not worried for that. दूसरा है interest rate softening will take time. If you are asking from the India perspective, yes, अभी जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में है वो पिक आउट हो चुके हैं। मतलब अभी आपके जो भी रेट्स है वो ऑलमोस्ट एट पिक पे है। ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ यील्ड कूल ऑफ होगा और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे आएंगे, बट इट इज स्टिल few months away, but yes, we have hit the top in the context of India. एक क्वेश्चन है, can we buy pharma Bs और IT Bs? You can buy IT Bs because pharma में हमारा bullish view हमने 4-5-6 महीने पहले दिया था, वहां से pharma sector has done very well. We still like pharma, but अगर आप Bs की बात कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो एक आध 2 क्वार्टर का volatility रहेगा, but you can start dipping and start doing the ITBs if you want. But जो भी है लोग कर नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन नहीं होता है, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीच में रह जाता है। दूसरा क्वेश्चन है SIP और बल्क। I would suggest you do both because bulk will give your portfolio a kick and SIP will give you a steady state increment. Gold and silver, your view, I think I'm still not able to, मेरा अभी भी clear understanding नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप देखो तो गोल्ड का रिटर्न कुछ ज्यादा हुआ नहीं ऑफ लेट compared to 1 quarter ago what we discussed. I am still of the opinion that it's going to be slightly difficult for me to make any opinion, and I don't see very exciting time like what I can see in the case of equity.
that's why I prefer equity. एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, which sector we have to look out for booking profit at this level. देखिए, ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक कोई व्यू नहीं है कि ये सेक्टर से पूरा पैसा निकाल लो। कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक उसके जो बेसिक फंडामेंटल से उससे आगे चल जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग बनता है। दूसरा, इवन लोग बोलते हैं ना स्मॉल कैप से बहुत चल गया है तो पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, और लगता है कि यहाँ से इसका रनअप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो गया है, उसकी जो अर्निंग्स है उससे ज्यादा उसका डिस्काउंटिंग हो गया है, तो पैसा निकालो। सो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज डिजायरेबल इन दिस मार्केट, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट एवरीवन कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो ठीक है, बट ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करते रहो, बिकॉज यही टाइम होता है जब यूफोरिया होता है ना, तो ट्रेडर इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज वो ऊपर में ऐसा लेवल में फंस जाते हैं, फिर जब वो स्टॉक नीचे चला जाता है वो स्टॉक से निकल ही नहीं पाता है, वो उनका पोर्टफोलियो का कोर होल्डिंग बन जाता है। तो मेरे हिसाब से उसमें ध्यान रखिए। will IT companies come out of consolidation? Yes, we are keenly observing, keenly watching, और हमको भी IT में एक एक्सपोजर लेना है, लेकिन हमारा क्या है ना कि राइट टाइम पे राइट मोमेंट का हम इंतजार करते हैं, and we are keenly observing when to enter in, and obviously eventually they will have to come out of the consolidation. It's a great business eventually, good cash flow generating business, low capex, good return ratios, good dividend. तो on an average कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से IT में पैसा बहुत टूटेगा। इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगा या मार्केट परफॉर्मर रहेगा, तो हमारे पास चॉइस होती है कहीं और विनर्स को आइडेंटिफाई करके पैसा डालने का। दैट इज व्हाई वी हैव नॉट टेकन एक्सपोजर टू IT। नॉट दैट ये सेक्टर ही खराब है, लॉन्ग टर्म के लिए खराब है, बिल्कुल नहीं है। How to enroll your PMS scheme? I think it's anonymous, so we can't reach to you, but you can always reach to our office. You can contact our office people. Details are available on the website as well, and we can enroll you in our PMS schemes. What will happen if BJP will not come to the power in 2024? I think मेरे हिसाब से ना ये क्वेश्चन का मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा कि बाजार टूटेगा, सेक्टर्स बदलेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास पोर्टफोलियो रिच करने का टेम्परामेंट होना चाहिए। कोविड आया, पोर्टफोलियो की स्टाइल बदली। हमारे पास 40-45% बैंकिंग हुआ करता था, जो 5-10% पे हमने डाल दिया। IT सब बढ़ाया, फार्मा का एलोकेशन बढ़ाया, केमिकल का बढ़ाया। ऐसे ही यहाँ पे भी सेक्टर्स बदलेंगे, यहाँ पे भी थीम्स बदलेंगी, पैसा इवेंचुअली बनेगा। क्योंकि कुछ चीजें है ना जो गवर्नमेंट ड्राइव करती है, कुछ चीजें अपने आप इनहेरिटेंट होती है इकोनॉमी की। तो ऑफ कोर्स वो जो गियर 5 नंबर पे गाड़ी चलती है, दूसरे नंबर पे आएगी, लेकिन चलेगी तो सही आगे। बट जो सेंटीमेंट है वो एक बार नीजक रिएक्शन से जो आएगा उसको मैं अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, उसको मैं पैनिक बटन नहीं दबाऊंगा। सो अगर वो चीज भी हुआ तो भी हम बैठे हैं उसको फेस करने के लिए, एंड वी विल मैन्यूवर द पोर्टफोलियो एज पर दैट टाइम। बट एज ऑफ नाउ वी need not to require overthink and over worry about it, and हमको कंटिन्यूसली निम्बल रहना है, चेक करते रहना है, ग्राउंड रियलिटी से भी कनेक्टेड रहना है। बट मैंने आपको सीधी लैंग्वेज में इसका सिंपल आंसर बताने का कोशिश किया। एक क्वेश्चन है, वी आर फाइंडिंग सम न्यू जेन कंपनीज which will be multi-bagger in coming years, for example artificial intelligence और cloud computing। हाँ, ये सारे सेक्टर्स है जो दिख रहे हैं। इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिखनी चाहिए लिस्टेड यूनिवर्स में। अनलिस्टेड में हम काम करते नहीं है, एनकरेज भी करते नहीं है ज्यादा। सो we'll keep on monitoring and observing what is best for the new sectors and what is new companies within the listed universe, and we'll try to participate. But you are right in your observation, it's a upcoming field. AI generative is an upcoming field. Which sectors to focus on for the coming 3 months? See, we like banking,
नंबर्स अच्छे आएंगे. वी लाइक ऑटो, नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे. वी लाइक कैपिटल गुड्स, वी लाइक फार्मा. सो हमारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इवन स्टेपल्स भी अभी अच्छा लग रहा है रूरल रिकवरी की वजह से. तो हमारा तो यही सब पे फोकस है. कैन वी स्टार्ट पीएमएस एट दिस लेवल? मुझे ये क्वेश्चन हर लेवल पे आता है और मैं हर लेवल पे एक ही जवाब देता हूँ, यस. बिकॉज हमने तो कोई भी लेवल में पैसा है हमने डिलीवर किया है, ये हमारा काम है. बट अगर इट्स लाइक एक बार पाँव डाल दिया डोर के अंदर तो अंदर घुसोगे ना. बाय सिटिंग ऑन द साइडलाइन, इफ यू थिंक दैट व्हेन टू एंटर, देन यू विल नेवर बी एबल टू एंटर. Can we book profit in mid cap mutual funds? आई थिंक देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ना, ऐसा पॉकेट है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ XIRR से ज्यादा रिटर्न दिखता है ना, तो आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब पॉकेट है, बहुत अच्छा पॉकेट है. पैसे भी बनता है, वेल्थ भी बनती है लॉन्गर पीरियड में. लेकिन जब बहुत ज्यादा यूफोरिया होता है, या आपने साइकिल देखी है इनकी कि हाउ दे बिहेव, so you should be slightly cognizant of that fact that it's a volatile and vulnerable pocket. तो आपको आपका इंडिविजुअल XIRR पोर्टफोलियो का कैसा है वो देख के कॉल लेना पड़ेगा. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन आया है. सो हम तो चलाते नहीं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि रियल एस्टेट है या तो फिर अनलिस्टेड कंपनीज का कुछ है. बट हमारे पास तो सेकेंडरी मार्केट की स्ट्रेंथ है, हम उसी को खेलते हैं. एंड मेरा ऐसा मानना है कि लिस्टेड यूनिवर्स इतना बढ़िया कर रहा है और नई नई अनलिस्टेड कंपनीज प्राइमरी मार्केट से पब्लिक इश्यू करके लिस्ट हो रही है, तो वी विल कैप्चर दैट पाई विच इज बिग इनफ फॉर अस टू do well. With economy growing, will e-commerce stocks be multi-bagger, for example, Paytm, Nykaa? See, I think ये सारे बिजनेसेस, कुछ में से कुछ बिजनेस अच्छे हैं, कुछ बिजनेस ओके हैं. मेरा प्रॉब्लम यही है कि ये सब में प्राइवेट इक्विटी बहुत ज्यादा बैठा है, तो कुछ कुछ लेवल पे जैसे ही भाव बढ़ते हैं उनका ऑफलोडिंग आ जाता है. दूसरा, इनके मार्केट कैप के सामने उनका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और जो अर्निंग्स का जो रेशियो का नंबर है, वो हमेशा से मुझे एक्सपेंसिव लगा है. तीसरा, इनके जो ग्रोथ का एस्टिमेट है वो निकालना बहुत मुश्किल है. या तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ आता है या तो फिर बहुत ही डिसअपॉइंट करता है. तो मेरी समझ के बाहर हो जाते हैं जब मैं नंबर्स लेके बैठता हूँ. एंड दैट इज व्हाई वी हैव नेवर पार्टिसिपेटेड, एंड राइटली सो वी हैव बीन सक्सेसफुल सो फार. दैट डजंट मीन वी विल नेवर लुक एट देम. जिस दिन आएगा हम डेफिनेटली. Which sectors I just mentioned, your view on tire companies, we hold in our portfolio. We have been booking profit regularly because they are running very fast, and we are very happy with the stock prices returns. But at the same time, we'll also have to consider कि अभी टेबल पे जो प्लेट है उसमें कितना खाने का चीज बचा है, या एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड. सो ऑफ कोर्स they are part of our portfolio, but we are booking profit. मैं पर्पसफुली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आंसर नहीं कर रहा हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट, एज पर द कंप्लायंस रेगुलेशन. Your view on chemical sectors? I think chemical is still in the trouble. There is a lot of competition from China and even Europe, and I think we are still few quarters away. This quarter numbers are going to be equally very bad. Even market knows this, so don't be surprised जिस दिन बहुत खराब नंबर आया स्टॉक नहीं गिरे क्योंकि डिस्काउंटेड होगा. बट या नंबर्स खराब आएंगे अभी. योर व्यू ऑन अदानी ग्रुप, स्टिल ग्रोथ पॉसिबल और एग्जिट? देखो, हमने कभी लिया नहीं है तो हम एग्जिट का तो बात नहीं करेंगे. और ग्रोथ ऑब्वियसली इट्स अ डायनेमिक प्रमोटर ग्रुप, एंड ग्रोथ तो करेगा इवेंचुअली. they have to sort out their balance sheet, they have to sort out their growth plans. It's a high risk high return sort of a pocket, and आप अपना इंडिविजुअल कॉल लेके इसमें काम कीजिए. मेरे साइड से बिल्कुल कोई ओपिनियन नहीं आ पाएगा इसके ऊपर. What is your view on the defense sector?
I think defense has turned out to be a very extraordinary sector in terms of market cap growth. We have gone completely wrong in terms of missing the pocket. However, we have no regret because even without owning any of the defense stocks, our portfolio has generated far superior return compared to benchmark. And we have found few other potential winners which have delivered return equal to defense from the different other sectors. So investment is all about missing and hitting the pockets. So nevertheless, this sector is looking very good in terms of growth opportunity as a country for multiple years. But again, यहाँ पे कोई भी कंपनी से आप बात करो 12, 15, 16, 17%, 20% से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ की बात होती नहीं है. लेकिन जो इस हिसाब से वैल्यूएशन चलते हैं, प्रोबेबली मार्केट में रीअलाइनमेंट आता रहता है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइट होके भाव चला देते हैं, फिर रियलिटी आती है सामने तो वापस थोड़ा भाव रीएडजस्ट होता है, तो वॉलेटिलिटी आएगी एक लेवल के बाद. बट as of now, looking at the government efforts and looking at the order book and the opportunity pie, it looks very sweet and good. It's a good sector to remain invested from the long term perspective. Any more questions? We'll be more than happy to answer it. Let me see if there are questions in the chat or not. No. Yeah, there is a question about should investor participate in the IPO, which are very good in market. Yeah, you should always participate into the IPO, provided there is something left on the table for you to eat and valuations are reasonable. So there are few good IPOs, there are few bad IPOs. आपको उसको differentiate करके डालना चाहिए पैसा. What about railway stocks? I think the railway has turned out to be another extraordinary opportunity. Indian railway is transforming into various modes, be it urban infrastructure like metro opportunities or electrification side opportunities in general, or safety side opportunities, comfort side opportunities. So upgradation is happening. So this sector also looks good along with defense from the longer term perspective. But I'm telling you, a lot depends upon the government intent and government's actions. यही सेक्टर, दो सेक्टर ऐसे थे कि जिनमें सालों तक पैसा भी नहीं बना था compared to the broader market. Nobody was even looking at them because the government push was not there. So आपको ये एक pinch of salt के साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा. Any more questions, guys? I'm here to answer it. Yes, Chirag bhai, shall we conclude if there are no more questions? Yes, I think all questions are. One questions are coming, pillar of economy. Yeah, so exports are net of imports or what? With GDP growth, import will also increase if we do not focus on indigenization. Yes, a very good question. No, exports are just an export number. They are not net of import. Otherwise, the number would be negative because as a country, we hardly have so trade positive numbers. Generally, we import more than the export. But that's what my point is. Ki, एक तो डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करना है, एंड ये दो चीज अगर हो गई और आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बढ़ गई कॉस्ट पर यूनिट के मामले में, सो ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट थ्राइव करेगा. So my call is that ki export as a pillar was only focused and supported by a handful of the sectors, which is now getting much broad based. So per se, there will be a growth in the export number. And yes, you are right in your observation. अगर GDP growth होता है तो import तो आएगा ही बढ़ेगा. लेकिन आप सोचो हमारा जैसा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारा जो import bill है वो मेजरली 3-4 पॉकेट से होता है. एक आपके ऑयल प्रोडक्ट्स होता है, पेट्रोलियम
गोल्ड इंपोर्ट होता है, तीसरा आपके स्मार्टफोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स उसका इंपोर्ट होता है, कुछ फर्टिलाइजर। इसमें जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल्स, तो उनका यही टारगेट है कि हमको कहीं ना कहीं पे ये पेट्रोल एंड डीजल या फिर सॉरी क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो उसका रेशियो कम करते जाना है। तो जैसे आज की तारीख में मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं तो आज की तारीख में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में रन हो रही है ना, उसकी वजह से 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल का डिमांड कम हो गया पर डे के हिसाब से। कितना? 1.5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे का डिमांड कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल रनिंग ऑन द स्ट्रीट। So this ratio is only going to increase. That is one way to look at. दूसरा, अगर alternatives like renewable solar का पिकअप होता है तो भी आपका क्रूड का डिमांड कम होगा। तीसरा, अगर हाइड्रोजन साइड में कुछ सक्सेस है, आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1000 हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, उसमें से 350 प्रोजेक्ट पिछले 12 महीने में अनाउंस हुए हैं। एंड ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर सक्सेसफुल हुआ तो। सो दैट विल आल्सो चेंज द मैट्रिक्स। तो अगर इवेंचुअली क्रूड रिप्लेस्ड होता है बाय दिस एवेन्यूज तो क्रूड के प्राइसेस भी टूट सकते हैं लॉन्ग रन में, तो हमारा इंपोर्ट बिल रिलेटिवली काफी कम हो जाएगा। और सामने अगर हम ग्लोबली एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव होते हैं तो और नए बास्केट्स बढ़ाते तो हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स व्हाट द एंडेवर इज इवेंचुअली, एंड दैट्स व्हाट दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। आई होप आई हैव आंसर्ड इट प्रॉपर्ली। Thank you. So, Chirag bhai, shall Yes. we say a concluding remark and Yes. communicate thanks to all our listeners? Thank you everyone, all our friends and investors and all our distributors. Thank you so much for joining this webinar. Thank you, Karthik bhai. Thank you, everyone.